हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम आपको बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक की बात करें तो बेसिक में हम आपको डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट जीडी बिष्ट जी की प्रणाली द्वारा इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग समय पर क्लास बेसिक से दे रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट लेवल में हम आपको पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद से संबंधित डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि 140, 160, 180 शब्दों प्रति मिनट की गति पर रहती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले छात्रों और एसएससी वगैरह के छात्रों के लिए हम भी डिक्टेशन उपलब्ध कराते हैं। मैं यहाँ आपको राजस्थान हाईकोर्ट के छात्रों के लिए 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर संपादकीय से डिक्टेशन उपलब्ध करा रहा हूँ। सभी तैयार हैं? रेडी? बिहार की राजनीति में यह चर्चा बहुत जोरों पर रही कि सरकार चाहे किसी भी गठबंधन की हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमेशा नीतीश कुमार ही विराजमान होते हैं। लेकिन इस पहलू पर शायद कम ही बात हुई कि चुनाव में जीत उसी गठबंधन की होती है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं। चुनाव की गहमा गहमी खत्म होने के बाद दूसरे पहलू पर भी बात होनी चाहिए। इस पहलू पर बात होने की दो अहम वजहें हैं। इसकी पहली वजह है कि तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों द्वारा राजग की जीत को खारिज करने के बाद भी जनादेश राजग के पक्ष में आया, और दूसरी वजह है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव की मेहनत और आत्मविश्वास ने महागठबंधन की संभावना को प्रबल कर दिया था। लेकिन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए नीतीश के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जीत अपने नाम दर्ज की। सवाल है कि एनडीए की इस जीत में नीतीश को एक बड़ा फैक्टर क्यों समझा जाए? कैसे माना जाए कि यह जीत नीतीश की कुशलता और उनके विकास पुरुष वाली छवि का नतीजा है? यह सच है कि अगर 2014-15 में जीतन राम मांझी के 9 माह के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो 2005 से नीतीश लगातार मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 2020 के चुनाव में नीतीश के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर रही होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर वह वापसी करने में कामयाब हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने काम से बिहार की जनता के दिल पर एक छाप छोड़ रखी है। और इस बात की चर्चा तब होगी जब जब लालू के 15 साल के शासन का जिक्र होगा। इसे समझने के लिए
15 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1990 से 2005 के उन दिनों को याद करना होगा जब बिहार की सड़कें बदहाल थीं। नीतीश ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में सड़कों का जाल बिछाने को अपनी प्राथमिकता में रखा। शुरू के 7 वर्षों में नीतीश सरकार ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ज़िले की मुख्य सड़कों को बनाने में कड़ी मेहनत की और कुल 15,052 किलोमीटर सड़कें बनाईं, जबकि लालू के पूरे 15 साल के शासन में 8,492 किलोमीटर सड़कें बनीं। एक आंकड़ा यह भी है कि 2007-8 में सड़क निर्माण पर नीतीश सरकार ने 2,222 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2003-4 में महज 51.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। नीतीश राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करना भी बड़ी चुनौती थी। लालू का शासन बदतर कानून व्यवस्था के लिए भी बदनाम रहा, लेकिन नीतीश के सत्ता संभालने के बाद इसमें उल्लेखनीय कमी आई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2004 में जहां बिहार में 1,297 डकैती के मामले सामने आए, वहीं 2019 में 391 केस दर्ज हुए, यानी इस मामले में 69% की कमी आई। हत्या के मामले में भी यह आंकड़ा 2004 के 3,861 के बरक्स 2019 में 3,138 पर आया। लिहाजा हत्या और डकैती के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसे लोगों ने खूब सराहा। वर्ष 2005 के बाद नीतीश मुस्तैदी से विकास कार्यों में लग गए। देश भर में बिहार की छवि बदलने वाली 2005 के बाद कई सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर बिहार का प्रदर्शन न केवल पिछले एक दशक में अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर रहा, बल्कि तुलनात्मक राज्यों या राज्य औसत से भी बेहतर रहा। 1999 से 2008 के दौरान राज्य जीडीपी में सालाना 5.1% का इजाफा हुआ, जो राष्ट्रीय औसत 7.3 से नीचे था। 2010 में भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बताया कि 2004-5 और 2008-9 के बीच 5 सालों की अवधि में बिहार की जीडीपी 11.03 बढ़ी, जिसने बिहार को उस दौरान
भारत की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया। सभी इसका मूल्यांकन करेंगे यहाँ पे। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com, जिस पर भी आप यह डिक्टेशन सुनने के पश्चात मूल्यांकन और उसका टंकण के पश्चात मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं।